तो आज करने वाले हैं हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड और हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं। फर्स्ट वीडियो मैं बना दिया था, सेकेंड वीडियो भी बना दिया था। आज हम लोग करेंगे थर्ड वीडियो में। सेकेंड वीडियो में आप लोग को बता दिए थे हम बिपिन चंद्र पाल के बारे में, है ना। बिपिन चंद्र पाल आप लोग को हम बताए थे कि बिपिन चंद्र पाल एक गरम दल के नेता थे। आप लोग को बताए थे ये भी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन लोग को सब में किस नाम से जाना जाता था? लाल बाल पाल। कौन कौन नाम था बता पाइएगा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल तक हम आपको बता दिए थे टोटली सेकेंड वीडियो में। आज हम लोग थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ नोट्स बनाएंगे, कुछ बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, जैसे बिपिन चंद्र पाल का जैसे बनाए थे हम लोग नोट्स, उसी तरीके से किसका बनाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। देखा जाए, रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले हम लोग का काम क्या रहेगा बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान से देखिएगा आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है। बंगाल के महिसादल में होता है। कहाँ पे होता है? महिसादल। बताए थे ना आप लोग को, देखो उसमें लिखा होगा बंगाल के महिसादल में किसका जन्म होता है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके जो गीत, इनके ख्यातियाँ, इनकी कितनी सारी बहुत सारी पुस्तकें, जिसमें से एक वो पुस्तक है गीतांजलि। पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और ये गीतांजलि के वजह से, उनके लेखों के वजह से अंग्रेजों ने इन्हें इसकी उपाधि दी थी, पता है? इसकी उपाधि, प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था वो कौन सा था? नोबेल पुरस्कार था। पहले भारतीय जो मैन थे, मैन मतलब पुरुषों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहले भारतीय जो नोबेल पुरस्कार पाए थे वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसी को दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं फोटो, ताकि आप लोग को फोटो से सैमसंग के मोबाइल से फोटो लिए थे हम। रविंद्रनाथ टैगोर का हम ले लेते हैं फोटो। ठीक है, जैसे बिपिन चंद्र पाल का लिए थे उसी तरह ले लेते हैं किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, यही है रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है जन गण मन। और क्या चीज? बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वहाँ का आमाद ये अमार सोनार बांग्ला, ये भी किनके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत सारे गीत, बहुत सारे गान और बहुत सारे लेख भी लिखे हुए हैं रविन्द्रनाथ। आइए तो देखा ही है। इनके द्वारा लिखा हुआ जो आत्मकथा है, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आत्मकथा का नाम क्या है? इनके द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा का नाम क्या है बाबू? जीवन स्मृति। क्या नाम है? जीवन स्मृति। जीवन स्मृति। जीवन स्मृति महाकवि, महासाहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता। इनको क्या दिया गया था? पहले नोबेल पुरस्कार। ये पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। नोबेल पुरस्कार विजेता है ये। कोई बनाए थे ना नोट्स बहुत अच्छा से? दिखाओ तो मेरे को थोड़ा। जीवन स्मृति, नोबेल पुरस्कार विजेता। बचपन में विभिन्न घटनाओं के बारे में संग्रह लिया गया है। इनके बचपन में जो विभिन्न बचपन बचपन में जो विभिन्न पहलू थे, विभिन्न घटनाएं थी, उन्होंने इसमें अपना जीवन स्मृति में लिखा है। विभिन्न पहलुओं को इसमें नवाजा है, पहलुओं को इसमें लिखा है। महान साहित्यकार नोबेल पुरस्कार बांग्ला भाषा में रचित है। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार, ये मतलब ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी भी लिखावट है वो सब किस में है? बांग्ला भाषा में। कौन सा भाषा में है? बांग्ला भाषा में। इनके द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक का नाम बताओ।
गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। गीतांजलि किस भाषा में है? किस भाषा में है? बांग्ला भाषा। गुरुदेव के अभिषेक 27 वर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है। महान साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रकाशन जो हुआ था, इनका नोबेल पुरस्कार का जो प्रकाशन हुआ था, पुस्तक का इनका प्रकाशन, इनके पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1912 में हुआ था। 1912 ईस्वी में हुआ था। पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1912 में। पुस्तक का प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन, प्रकाशन 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में ये अनछुए पहलुओं का वर्णन किया गया है जिसके बारे में पूरा विश्व अनजान है। इन पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्णन किया है कि उनका बचपन बड़े ही कठोर निर्देशन के अनुशासन में बीता था। वे प्रकृति की गोद में अपने घर पर ही शिक्षा अध्ययन करते थे। उनकी देखभाल करने वाले उन पर कठोर नियंत्रण रखते थे। वे अपने घर के खिड़की पर बैठे बैठे प्राकृतिक दृश्यों को निहारा करते थे और कविताएं लिखा करते थे। इसके अलावा उनके इस पुस्तक में बालकों के मनोविज्ञान के बारे में भी वर्णन किया गया है। उनका मानना है कि बचपन में बालकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उनके बचपन में लिखी गई सारी कविताओं, छोटी कहानियां का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। आप लोग अभी बच्चे नहीं हैं तो इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास में चले आए हैं। अभी आपके ऊपर दबाव नहीं दिया जाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, है नहीं। यह पुस्तक आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका अदा करता है। साथ साथ इस स्मृति ग्रंथ में तत्कालीन बंगाल के ग्रामीण परिवेश के बारे में, इसमें बंगाल के किसके बारे में बताया गया है? बंगाल के तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब क्या होता है? उसी समय का। अभी तो बहुत सारा समय बीत गया है ना, तो तत्कालीन मतलब उस समय का। बंगाल के तत्कालीन ग्रामीण निवासियों को दिखाया गया है। ग्रामीण निवासी कैसे रहते थे, ग्रामीण परिवेश कैसा होता था, और पारिवारिक परिवेश दिखाता था। पारिवारिक, पारिवारिक जो जीवन लोगों की सामाजिक होती है, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक सांस्कृतिक जीवन। रमजान का महीना चल रहा है कल से। हाँ, चांद आ गया ना अब। तो शिक्षा व्यवस्था का वर्णन बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। इसमें शिक्षा वर्णन भी किया गया है। शिक्षा व्यवस्था का वर्णन बड़े ही सहज ढंग से किया गया है। ठीक है। तो जीवन स्मृति में हम लोग को किसकी चर्चा मिलती है? रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा मिलती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है। बंगाल के किस जिले में? महिसादल जिले में। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। ठीक है। 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता के तत्कालीन कलकत्ता के जोड़ा सांका ठाकुरबाड़ी में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको ठाकुर भी कहा जाता है। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1941 में हुई। 7 अगस्त 1941 में मृत्यु। ठीक है। और जन्म कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कोलकाता बस याद रखो, बहुत है, ठाकुरबाड़ी वगैरह बस। तो ये देखो इनमें क्या हुआ था, ये जन्म हुआ था। जन्म बताइए तो? 7 मई 1861 और मृत्यु 7 अगस्त 1941। ठीक है। समझ में आएगा? बंगाल के तत्कालीन ग्रामीण पारिवारिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इनके पुस्तक का नाम जीवन स्मृति आत्मकथा का नाम है। विपिन चंद्र पाल के पुस्तक का नाम क्या था? आत्मकथा का नाम। विपिन चंद्र पाल के पुस्तक का आत्मकथा का नाम क्या था? 70 बस्तर। याद रखो ये सब। अइबो नहीं करता है, खाली बेटा नोट्स बना के बस छोड़ देते हो। तो पढ़ेगा कौन जब एग्जाम आएगा? तब तुम लोग को पता नहीं चलता, तुम लोग पढ़ता कहीं नहीं है घरवा में।
घर में जब आया कर इधर ना, जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को पढ़ के आया करो कम से कम, कि जाके बता सके कि हाँ यहाँ तक हुआ था। 10 बार एक ही बात को बोलने में अच्छा नहीं लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम जीवन स्मृति। इनका जन्म हुआ था 1861 में, 7 मई 1861। 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठाकुरबाड़ी में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता के ठाकुरबाड़ी महिसादल के पास आता है। पुस्तक का प्रकाशन इनका हुआ था 1912 में। ये प्रथम पुरुष नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और साथ साथ इन्होंने बांग्ला भाषा में कई सारे गीत, कई सारे नाटक, कई सारे आपके कवि लिखे हुए हैं, कविताएं लिखे हुए हैं। इसलिए इनको कविकार, कहानीकार, साहित्यकार, लेखक, नाटककार सब कुछ कहा जाता है इनको। ठीक है, बहुत रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन चीज, इनका सरला देवी चौधरानी। क्या नाम है? जीवनेर झाड़ापाता। ठीक है, सरला देवी चौधरानी, चौधरी नहीं, चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, सरला देवी चौधरानी। इनके आत्मजीवनी का नाम क्या है बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं जीवनी का? जीवनेर झाड़ापाता, जीवनेर झाड़ापाता, झाड़ापाता, जीवनेर झाड़ापाता, जीवनेर झाड़ापाता। ठीक है, जीवनेर झाड़ापाता, जीवनेर झाड़ापाता। चलिए इसके बारे में बना लीजिएगा आप लोग, जीवनेर झाड़ापाता। जीवनेर झाड़ापाता सरला देवी चौधरानी का लिखा हुआ लिखित ग्रंथ है। ये 1872 से लेकर 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी द्वारा लिखित ग्रंथ है, द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये क्या है? ये ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ एक तो, ठीक है। अच्छा, 70 बस्तर क्या था? उनकी आत्मकथा थी 70 बस्तर। किसके बारे में? विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और जीवन स्मृति, ये आत्मकथा है किनकी? रविन्द्रनाथ टैगोर। जीवनेर झाड़ापाता सरला देवी चौधरानी। कब से कब तक? 1872 से लेकर 1945। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? इस पुस्तक का प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन हुआ कब? 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। सरला देवी चौधरानी एक अच्छी लेखिका थी और अपनी लेखनी के द्वारा, क्या मृत्यु हो गई फिर भी बोल रहे हो? मृत्यु हो जाने के बाद भी क्या हो गया? उनकी पुस्तक तो लिखी है ना, लेकिन प्रकाशन बाद में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेखिका थी और अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने बंगाल में क्रांतिकारियों को प्रभावित किया था। यह अपने लेखनी के द्वारा, लेखनी के द्वारा, के द्वारा, लेखनी के द्वारा किसको प्रभावित किए थे भाई? बंगाल के क्रांतिकारियों को। लेखनी के द्वारा बंगाल के क्रांतिकारी, बंगाल के क्रांतिकारियों को प्रभावित किए थे। क्रांतिकारी, क्रांतिकारियों को प्रभावित किए थे। ठीक है, क्रांतिकारियों को प्रभावित किए थे। उसके साथ साथ जीवनेर झाड़ापाता पुस्तक में सरला देवी चौधरानी ने 30 वर्षों के कार्यों का वर्णन किया है। कितने वर्षों का? 30 वर्षों, 30 वर्षों के कार्यों का वर्णन है, कार्यों का वर्णन है। इतना जोर से करके रखा हुआ है ना ये लोग। पहले उनके प्रारंभिक जीवन की स्मृतियों को देश पत्रिका में क्रमबद्ध या धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया गया था। मतलब इनकी जो पुस्तिका थी, यह पुस्तिका पहले किस नाम से जानी जाती थी? देश पत्रिका। किस नाम से? देश पत्रिका के नाम से। देश पत्रिका के क्रमबद्ध में, धारावाहिक में इनको मतलब स्मृतियों को जोड़ा जाता था। बाद में इसे संग्रहित कर दिया गया जीवनेर झाड़ापाता में। पहले मतलब पहला नाम क्या था? देश पत्रिका, और उसके बाद ये पत्रिका से हटा के जीवनेर झाड़ापाता कर दिया गया। ठीक है, सरला देवी चौधरानी, ये जीवनेर झाड़ापाता के नाम से पुस्तक फेमस हुई थी। सरला देवी ने
उल्लेख किया है कि जन्म से ही इनके जीवन में पतझड़ शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत माता के तिरस्कार से होती है। क्यूनेर झाड़ापाता का प्रारंभ जोड़ा सांकू के टैगोर परिवार के घर के दूसरे तल्ले से शुरू होता था, जहां सरला का डूबते सूरज वाले घर में जन्म होता है। इसके शीघ्र बाद ही घर की परंपरा के अनुसार उसे एक नर्स के हाथों सौंप दिया गया। मतलब कि ये उनके माता पिता उनको नहीं पाले थे, एक नर्स ने पाला था। बिकॉज पहले बहुत ज्यादा अंधविश्वास था। ऐसा माना जाता था कि शाम के समय में, यानी जब सूरज ढल जाए, तो उस समय किसी बच्चे का पैदा होना अशुभ माना जाता है, और ऊपर से लड़की, ठीक है, ये अशुभ माना जाता है, ऐसा था। इसलिए इनको दूसरे के हाथों सौंप दिया गया, और उस नर्स ने इनको पूरा पाला और बड़ा किया। अपने स्मरण में सरला ने लिखा है कि वह 4 वर्ष की थी, संगमरमर पत्थर पर खेलते हुए सीढ़ियों से लुढ़क गई। 2 दांत टूट गए और वो खून से भर गई, परंतु दाई दाई के भय से, मतलब दाई के भय से उनके पास जो जोर से कंदरन करने का साहस नहीं था। यानी जो दाई उनको पाल रही थी, 2 दांत टूट गया ना, तो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से वो जो दाई माँ थी, दाई जो थी, उनके डर से ये रोना बंद कर दी। ठीक है, रोती ही नहीं थी। माँ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिता नीचे आए और उन्होंने दवा आदि लगाई। वह आगे कहती है कि वह यह नहीं जान पाई कि माँ का प्यार क्या होता है। ना तो माँ ने उन्हें कभी चूमा, ना कभी गोद में खिलाया। सरला ने आगे लिखा है कि उनका लालन पालन पालन पोषण अधिक अनुशासन के साथ किया गया था, प्यार और दुलार के साथ नहीं। सरला देवी के संस्मरण से हमें ज्ञात होता है कि वो बेथुन कॉलेज की कला विषय में स्नातक थी। कहाँ से थी ये? बेथुन कॉलेज से पढ़ी लिखी थी। कौन से कॉलेज से? बेथुन कॉलेज से पढ़ी लिखी थी। इन्होंने स्नातक पाया था, यानी डिग्रियां प्राप्त की थी यहाँ से, बेथुन कॉलेज से स्नातक पाई थी। ठीक है, और किस विषय में लेकर? विज्ञान विषय में, साइंस। साइंस इनका बैकग्राउंड था। विज्ञान विषय में इन्होंने स्नातक किया है। विज्ञान विषय में इन्होंने इन्होंने स्नातक किया है, ज्ञान विषय। ठीक है, उसके बाद ये परीक्षण देने, मतलब ये शारीरिक युवती, और परीक्षण देने के लिए उन्होंने एक अखाड़ा की स्थापना किया था। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफी प्रभावित थी। ये किससे प्रभावित थी बाबू? स्वामी विवेकानंद से। नंद, विवेकानंद से बहुत प्रभावित थी। स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थी ये। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थी। साथ साथ इनका विवाह हुआ था। उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय नहीं बीता, और 1923 में उनके पति की मृत्यु हो गई। उनके पति की मृत्यु हो गई थी। शादी हुई तो उनके पति की मृत्यु हो गई। देखो, शुरू से एकदम इनको कुछ क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है। पहले माँ का प्यार पूरा नहीं मिला, उसके बाद पूरा पति का पति का साथ भी पूरा नहीं मिला। 1923 में उनके पति की मृत्यु हो गई, तो 23 ईस्वी। उनका विवाह अपनी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था, और दाम्पत्य जीवन भी अच्छे से नहीं। अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने देश सेवा के कार्य में स्वयं को लगा दिया। 18 अगस्त 1945 को सरला देवी चौधरानी की मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1945। जन्म कब हुआ था? 1872। मृत्यु कब हुई थी? 1945। 18 अगस्त 1945 ईस्वी में मृत्यु। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे भी हम लोग को अपने भारतीय जानकारी मिल सकती है। तो 3 गो किसके किसके बारे में जान गए आप? विपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, बताइए विपिन चंद्र पाल जी का जन्म कब हुआ था? देखो उसमें लिखा है विपिन चंद्र पाल जी का जन्म, हाँ, कब जन्म नहीं लिखा है विपिन चंद्र पाल का? लिखाए तो थे, देखो। अभी आप लोग सब पूछेंगे, एकदम ध्यान से बैठा लीजिए। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? सरला देवी चौधरानी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी का जन्म
और मृत्यु। विपिन चंद्र पाल का जन्म और मृत्यु। बताइए। विपिन चंद्र पाल का जन्म 1858, मृत्यु 1880। क्या इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है इनके किताबों से? नहीं मिलती है पूरी जानकारी। ये पूरी पूरी नहीं है। कौन है? 70 वत्सर। ये पूरा है क्या? नहीं है। विपिन चंद्र पाल। उसके बाद कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861, मृत्यु 1941। बताइए इनकी आत्मकथा का नाम? जीवन स्मृति। जीवन, मारेंगे गधा कहीं का ना, जीवन झाड़ा पाता कहता है। यहाँ लिख रहे जीवन स्मृति, बोल रहा जीवन झाड़ा पाता। ऐसा कैसा गधा लोग को पढ़ा रहे हैं हम। और बताइए सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी, इनका बताइए। 1872 से लेकर 1945। 1872 से लेकर 1945। क्या नाम है इनके आत्मकथा का? जीवनेर झाड़ा पाता। जीवनेर, हाँ अब ठीक बोला है, झाड़ा पाता। जीवनेर झाड़ा पाता। ठीक है। ये इनके द्वारा कुछ क्या है, ये जन्म है, मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, और इनके द्वारा कुछ लिखी हुई इनकी आत्मकथाएं। इनसे भी हम लोग को जानकारी मिल जाती है अपने भारत की। उसके साथ साथ अब देखते हैं पत्राचार। क्या देखते हैं? पत्राचार। पत्राचार के द्वारा भी हम लोग को अपने भारत की जानकारी मिल जाती है। पत्राचार में हम लोग को क्या क्या दिखाई देता है, किसका किसका पत्राचार दिखाई देता है भाई? तो सबसे पहले पत्राचार हम लोग का दिखाई देता है किसका? पिता का पत्र पुत्री के नाम, पत्राचार। ठीक है। पिता का पत्र पुत्री के नाम। कितने पन्नों का संग्रह है? 30 पन्नों का संग्रह है। कितने पन्नों का संग्रह? किसने किसको लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद जेल से किसको लिखा था? मसूरी में पढ़ रही इंदिरा गांधी को लिखा था। और उसमें बताया था, 30 पन्नों का संग्रह है, और उसमें बताया था कि ये जो धरती है, इस धरती पर अपना एक देश है जिसका नाम है भारत। और ये भारत के लोग अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पे रहते हैं। और हमारा जो भारत है वो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही छोटा दिखाई देता है, और एशिया में आता है। एशिया में भी सबसे छोटा दिखाई देता है। ठीक है। सबसे मतलब क्या, 7वें नंबर पर आता है देश के। तो देश में अगर हम लोग देखें तो सबसे मजबूत और सबसे मतलब एक व्यवस्थित तरीके से अगर कोई देश बसा हुआ है यहाँ पर एशिया में, तो वो कौन है? चाइना है, रशिया है, और एक भारत है। मतलब एशिया पूरे महादेश में। ठीक है। तो बताइए पत्राचार में कौन कौन सा आएगा? बताइए। पत्राचार में आ गए हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ, जवाहरलाल नेहरू। ये हम लोग के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना? पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ पत्र है, नाम है उनका पिता का पत्र। पिता का पत्र पुत्री के नाम। पिता का पत्र पुत्री के नाम। कितने पन्नों का संग्रह है बाबू? 30 पन्नों का संग्रह है। 30 पन्नों का संग्रह है। ये पत्र किसके द्वारा, और मतलब जवाहरलाल नेहरू तो है ही, और किसे लिखा गया था? इंदिरा गांधी को। इंदिरा को लिखा गया था। अपनी बेटी किसको लिखे थे? इंदिरा को लिखे थे। याद रहेगा? अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। 30 पन्नों का संग्रह है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू 1928 में लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1928 ईस्वी में लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? इलाहाबाद जेल से। इलाहाबाद, अभी इसका नाम क्या है? इलाहाबाद का प्रयागराज ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद से लिखते हैं। ठीक है। इन पत्रों के द्वारा नेहरू जी ने इंदिरा को प्राकृतिक इतिहास के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? प्राकृतिक इतिहास। तो बताओ प्राकृतिक इतिहास की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिल जाती है? जवाहरलाल नेहरू के पत्र से मिल जाता है। प्राकृतिक इतिहास के बारे में बताया है, विभिन्न सभ्यताओं के बारे में बताया है। प्राकृतिक इतिहास और साथ साथ क्या चीज? विभिन्न सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। विभिन्न सभ्यताओं के बारे में बताया गया है।
अपने देश भारत के बारे में बताया गया है, भारत के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। और साथ साथ क्या, नेहरू जी एक राष्ट्रवादी नेता थे और देश की आज़ादी के लड़ाई के सिलसिले में अपनी पुत्री से दूर भी रहना पड़ता था। इन हालातों में अपने पुत्री के अंदर देश की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रति अटूट आस्था और विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा पत्र लिखा था। जब वो इलाहाबाद में थे तो इंदिरा कहाँ थी? मसूरी में। इंदिरा अभी बताए ना, इंदिरा कहाँ थी? मसूरी में थी। इंदिरा थी मसूरी में और जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद के जेल में। उन्होंने वर्तमान भारत के दिशा एवं दिशा का भी वर्णन किया था। उन्होंने वर्तमान भारत की दशा एवं दिशा का भी वर्णन किया था। अंग्रेज भारत के इस अवस्था के लिए कई हद तक जा चुके थे। उन्होंने भारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति के महत्व में भी अपनी पुत्री को अवगत कराया था। किसके किसके बारे में अवगत कराया था? भारतीय भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भाषा, लोगों के बारे में, दिनचर्या के बारे में, देश के बारे में, और साथ साथ अपनी पुत्री को धर्म और संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, धर्म के बारे में भी बताया था। पिता का पत्र पुत्री के नाम, समझ में आ गया? तो इससे आप बस इतना ही याद रखो, बहुत है। पिता का पत्र पुत्री के नाम कब लिखा गया? विभिन्न सभ्यताओं के बारे में, विभिन्न सभ्यता 1928 में, विभिन्न सभ्यता के बारे में। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी, उसको याद रखना है आपको। एन ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ, ये दो गो पुस्तक, इनका नाम, पुस्तक का नाम याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, याद रहेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1942 से लेकर 1945 के बीच में लिखा गया था। और ये प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। इसका प्रकाशन जो हुआ 1946 में हुआ, लेकिन लिखा गया कब? 42 से लेकर 45 के बीच में लिखा गया, 42 से 45। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रहेगा। याद रखना, पूछता है कभी कभी, एमसीक्यू में पूछ देता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। और बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा डीप पूछेगा तो पूछ देगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब लिखी गई, कब लिखी गई? 42 से 45 पूछ देगा। और थोड़ा ज़्यादा पूछ दिया तो बोल दो क्या प्रकाशन कब हुआ था। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू। हे भगवान, फोटो लगा देते हैं हम। इनको लिख देना, सरला देवी चौधरानी। बोले नहीं, एक से एक भर्ती है यहाँ। यही है, यही है जवाहरलाल नेहरू। और हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन फोटो लगाए? ये वाला फोटो लगा दे। इन्हीं के नाम पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बस स्टाइल वाला लगा दे। बोलेगा फोटो चुनने में इतना टाइम लगता है। अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है।
पासपोर्ट साइज फोटो टाइप का, ठीक है। श्री जवाहरलाल नेहरू जी, पिता का पत्र पुत्री के नाम। कितने पन्नों का संग्रह, किसको लिखे थे? इंदिरा उस समय कहाँ थी, और ये कहाँ से लिखे थे? इलाहाबाद से, ठीक है, 1928। इसमें किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, ये पत्राचार से हम लोग को जानकारी मिलती है। और क्या दिखाया, बताया गया है विभिन्न सभ्यताओं के बारे में, भारत के बारे में उल्लेख मिलता है, भारतीय संस्कृति, भाषा, लोक, दिनचर्या और देश धर्म के बारे में भी पता चलता है। एंड ऑटोबायोग्राफी इनके द्वारा लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। इनके सबसे फेमस पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब लिखी गई थी? 1942। और कब से कब तक चला था? 1942 से लेकर 1945। प्रकाशन कब हुआ? 1946। ठीक है। कितने पन्नों का संग्रह? विपिन चंद्र पाल के लेखनी का नाम क्या है? विपिन चंद्र पाल ने क्या लिखा था? सतार वस्त्र। क्या पूरा है ये? नहीं। सरला देवी चौधरानी का जीवनेर झरापता, सरला देवी चौधरानी जीवनेर झरा, और रविन्द्रनाथ टैगोर जीवन स्मृति। कहाँ से कब कब जन्म हुआ था? 1861। 1861। और मृत्यु कब हुई थी? और इनका जन्म हुआ था 1858, मृत्यु 1880। सरला देवी चौधरानी 1872 और मृत्यु, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। क्या बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए तो बोला। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889, और मृत्यु होती है इनकी, कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पे होता है बाबू? इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में जन्म होता है। इनको ना बच्चा लोग बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए 14 नवंबर के दिन कौन सा डे मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे। और उसका पार्टी वोटी वगैरह दिया जाता है, ठीक है। हम नमक छिड़क रहे हैं, चले पे नमक छिड़क दें। अभी नहीं मिलेगा पार्टी कोई, जब तक बढ़िया से एगो बड़ा टेस्ट नहीं होगा तब तक पार्टी वोटी नहीं चलेगा। अभी कोई पार्टी नहीं है। मृत्यु, मृत्यु कब हुआ था? 27 मई, 27 मई 1964 ईस्वी। 27 मई 1964। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था बाबू? दिल्ली। जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। और मृत्यु कहाँ हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कितना याद रहेगा? ठीक है। जन्म बताइए तो। 14 नवंबर। बच्चा लोग से इनको बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए 14 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इसलिए बच्चा लोग इनको चाचा चाचा कह के पुकारते थे, इसलिए चचा नेहरू, चचा नेहरू। ठीक है। छोटा बच्चा लोग इसको क्या बोला, उनको क्या बुलाता था? चचा नेहरू बुलाते थे, इसलिए चाचा नेहरू जी। ठीक है। पूरा नाम बताइए तो। जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोग के क्या थे? प्रथम, बहत्तर लिखे रहेगा, यही 72 लिखे हैं तो। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इतना याद रहना चाहिए आप लोगों को। अब अगला जो पेज नंबर है आपका 11 है, इसमें बंग दर्शन के बारे में बताया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ है। इसी में हम लोग को वंदे मातरम, हम लोग का राष्ट्रीय गीत मिलता है। ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन, ठीक है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, और नेशनल एंथम जनगण मन। जनगण मन लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, और नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, कोई यही कहा जाता है। तो बंग दर्शन का हम लोग देख लेते हैं संक्षिप्त नोट्स। इसमें देखिए, बंग दर्शन का स्थापना हुआ था, संपादन
स्थापना हुआ था 1872 ईस्वी में और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1872 ईस्वी में। यह एक प्रकार का बंगाली मासिक पत्रिका थी। हम लोग समाचार पत्र अभी पढ़ रहे थे तो उसमें पत्राचार जो था उसमें कुछ मासिक पत्रिकाएं थी। मासिक का मतलब होता है जो महीने में निकलता है एक बार, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका वो होता है जो सप्ताह में निकलता है एक बार। वार्षिक वार्षिक पत्रिका उसको कहते हैं जो वर्ष में एक बार निकलता है। और और जो दैनिक निकलता है उसको दैनिक पत्राचार कहते हैं, मतलब जो रोज रोज निकलता है, ठीक है। तो बंग दर्शन कैसा पत्रिका था? ये मासिक पत्रिका थी। कब निकला हुआ था? 1872। किसने? बंकिम चंद्र। पुनः विमोचन इसका कब हुआ? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनका संपादन किया और इसे फिर से शुरू किया गया। नौ बंग दर्शन भी कहा जाता है इसको। बंग दर्शन को नौ बंग दर्शन भी कहा जाता है बिकॉज इसमें कई सारे चेंजेस और कई सारे इसको इसको बाद में बीच में ना बंद कर दिया गया था। फिर से नया इसको चालू किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। कब चालू हुआ था? 1872। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, बंगाली में थी। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में इनका पुनः विमोचन करते हैं और फिर से उसको रेगुलर हिसाब से उनको बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो इसको क्या कहा जाता है? नौ बंग दर्शन कहा जाता है। क्या है मुख्य उद्देश्य इसका? संपर्क सेतु। संपर्क सेतु शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच में आपसी संबंध और दया भाव को स्थापित करना। जो शिक्षित वर्ग थे, अशिक्षित वर्ग थे, इन लोगों को आपस में क्या करना? आपसी संबंध को दया भाव से स्थापित करना। उसके बाद ज्ञान का प्रसार करना, साधारण लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना, बंगाली अस्मिता यानी इन आइडेंटिटी को जगाना। यानी बंगाल में बंगाल का जो भाई बाउल संगीत वगैरह जो होते हैं ना, वो हम लोग को एक तरफ में जोड़ के रखते हैं, बंगालियों को एक साइड से जोड़ के रखते हैं। बंगाली गीत भी बहुत ज्यादा, रविंद्र गीत अगर सुनोगे ना यूट्यूब पे, बहुत खतरनाक खतरनाक गीत है। और उसको सुनने से हम लोग का केवल वो ज्ञान ही नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर सुबह सुबह सुन के अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, रविंद्र संगीत बहुत ही सुंदर लगता है वो, ठीक है। इसी तरह ये ज्ञान का प्रसार भी करता था। कौन? बंग दर्शन। ये अंग्रेजों के बारे में भी बताता था बंग दर्शन, ठीक है। इसीलिए तो अंग्रेज वाला बंद कर दिया था कि या तो छापना है तो तुम लोग को इंग्लिश में छाप, नहीं तो उर्दू में छाप, लेकिन बंगाली में नहीं छाप सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले काहे नहीं छापेंगे, फिर से छापेंगे, ठीक है। बंद कर दिया तो क्या हो गया? फिर से छापेंगे। तो नौ बंगाल ये हुआ, ठीक है। ज्ञान का प्रसार हुआ, साधारण लोगों तक ज्ञान का पहुंचा, बंगाली अस्मिता जो थी उसको जगाया, आइडेंटिटी को जगाया, भाषाई सुधार किया गया। अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व के कारण बंगाली समाज के उच्च और निम्न वर्ग के बीच बढ़ती खाई को कम करना और स्वदेशी भाषा के प्रति सम्मान जगाना। यानी कि हमारा जो स्वदेशी भाषा है उस भाषा पे हम लोग गर्व करना चाहिए। अगर बंगाली भाषा है तो बंगाली भाषा पे, वो भी क्या है? बंगाल का ही है ना, कोई विदेश से तो आया नहीं है। लेकिन अंग्रेजी भाषा कहाँ से आई है? विदेश से आई है। तो उसका हम लोग को क्या करना? अवहेलना करना है, उसको नकार देना है। लेकिन बंगाली भाषा का पूरा सम्मान करना है ताकि आप लोग ये पढ़ सको, ठीक है। उसके साथ साथ प्रमुख रचनाएं और उपन्यास क्या है? धारावाहिक रूप में इसको देखते हैं तो पत्रिका में बंकिम चंद्र ने कई सारे प्रसिद्ध उपन्यास किस्तों में प्रकाशित किया है, जिसका है विषवृक्ष। विषवृक्ष का पॉइजन ट्री 1873 पहला धारावाहिक उपन्यास था ये। धारावाहिक एगो संगीत चलता है, धारावाहिक एगो नहीं चलता है, उसको फिल्म वगैरह चलता है, धारावाहिक, ठीक है। अरे जिसको एपिसोड बाय एपिसोड कहते हैं, ठीक है। सीरियल, हाँ सीरियल 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 किलर एकदम वैसे ही। तो पॉइजन ट्री इनका पहला लिखा हुआ था उपन्यास 1873 में। आनंद मठ जो था 1882, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है, भील विद्रोह, ये सब बहुत सारे विद्रोह हैं। तो आनंद मठ का आपको याद रखना है। आनंद मठ में, और तुम्हारा आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? 1882। और इसमें किस विद्रोह का मिलता है वर्णन? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। और प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत मिलते हैं, जान क्या है? वंदे मातरम। इसी में प्रकाशित हुआ था। पहली बार वंदे मातरम को लिखा और उसमें प्रकाशित हुआ। किसमें प्रकाशित हुआ? आनंद मठ में। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये भी लिखा गया है विष वृक्ष, और ये भी लिखा गया आनंद मठ। लेकिन सबसे फेमस कौन हो गया? आनंद मठ।
और भी ये भी फेमस है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आनंद मठ से हम लोग को जानकारी मिल जाती है वंदे मातरम की। ठीक है, अन्य क्या है? इंदिरा 1873, राधा रानी 1875, चंद्रशेखर 1876, रजनी 1877, कृष्ण कांतेर वील 1878 और राज सिन्हा 1880 में 1880 से लेके 81 तक। नौ बंग दर्शन जो है वो 1901 में एक के बाद हुआ था, नौ बंग दर्शन। ठीक है, ये जा कहीं नहीं रहा है, देखना बाबू ध्यान से। नौ बंग दर्शन कब हुआ था प्रकाशित? 1901, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। अभी तो बताए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका संपादन किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उसमें लिखा था नौबंग दर्शन में चोखेर बाली, क्या लिखा था? चोखेर बाली। टैगोर का यह प्रसिद्ध उपन्यास है, इसी पत्रिका में क्रमबद्ध प्रकाशित हुआ था, इसी पत्रिका में चोखेर बाली। कार्यकाल क्या था? इसके कार्यकाल मौजूदार एजेंसी थे जो बुद्धिजीवियों के मिसल स्थल पर बना हुआ था। ऐतिहासिक महत्व क्या है? राष्ट्रवाद का उदय करना, बंगाल का विभाजन होने से रोकना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905। लॉर्ड कर्जन जब था ना, तो बंगाल का विभाजन करने वाला था, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन लोगों की वजह से बंगाल विभाजन रुक गया। नहीं तो आज हम भी लोग कहाँ होते हैं? बांग्लादेश में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कर दिया था। आज हम लोग अपने प्यारे भारत को छोड़कर बांग्लादेश में कहीं ना कहीं अ, दीपू की तरह जलते होते हैं। जैसे दीपू को जला दिया ना एकदम पूरा, नहीं जला, नहीं सुने हो? बांग्लादेश में एगो हिंदू को जला दिया, एकदम खड़े हिंदू, खड़े। पहले तो मारा उसको और उसके बाद पेड़ से लटका के जला दिया, पेट्रोल छिड़क के, जिंदा जिंदा, सांस बचा हुआ था उसके अंदर, फिर भी उसको कोई बचाने नहीं गया, जिंदा जला दिया। ठीक है, टीपू चंद्रा दास पूरा नाम था, टीपू चंद्रा दास। आज अगर ये लोग नहीं रहते तो हम भी लोग बांग्लादेश में रहते कहीं पर। इन लोगों की वजह से बंगाल विभाजन रुक गया 11 में। लॉर्ड कर्जनवा जो था, कर्जनवा हमेशा बांट देता था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो था 1905 में हुआ। विभाजन के समय यह पत्रिका प्रकाशित, विरोध की आवाज उठाई। ये पत्रिका कौन सी? आनंद मठ पत्रिका। और इसमें से इसी के दौरान टैगोर ने गीतांजलि लिखा था। देखो, इसी के दौरान उन्होंने क्या लिखा? गीतांजलि। और उनकी कविताएं थी फेमस फेमस, नाम क्या था? आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है? ये राष्ट्र गान है। और हम लोग का कौन सा हो गया? जन गण मन। समझ में आ गया? अब बेहतरीन लिखा गया है इसको। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। क्या बंगाल विभाजन पूरा हो चुका था? नहीं, 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। इसी के समय, इन्हीं के समय, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के समय ही क्या मनाया गया? राखी का त्यौहार मनाया गया। सभी कोई को हाथ में राखी बांध बांध कर भाईचारे को निभाया जाने लगा, जिसके वजह से बंगाल विभाजन रुक। तो राखी का त्यौहार भी इसी समय मनाया गया था जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब। ठीक है, तो बताइए बंग दर्शन से आपको क्या क्या याद हुआ? बंग दर्शन से याद हुआ कि इसमें हम लोग को आनंद मठ की जानकारी मिलती है, और किसकी जानकारी? पॉइजन ट्री, पॉइजन ट्री की जानकारी मिलती है। आनंद मठ में लिखा हुआ हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की जानकारी मिलती है। इसमें नीलहे गोरों के भी अत्याचारों के बारे में बताया जाता है। इसको प्रकाशित होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 1872 में ये प्रकाशित हुआ था। फिर इसको बंद करके फिर इसका नव बंगाल मित्र बनाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1901 में। जिसके वजह से इन्होंने 1905 में जो बंगाल विभाजन हो रहा था उसको रद्द करने के लिए इसी में एक प्रकाशित उनका एक उपन्यास और साथ साथ इसमें आवाज उठाया गया था। और उसमें इनकी एक कविता फेमस हुई थी, नाम क्या था? आमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का अभी क्या है? राष्ट्र गान है। इतना दिमाग में बात आपको याद हो गया तो ये बंग दर्शन अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बंग दर्शन में और कुछ नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे समझ में आया? विशिष्ट उपलब्धियां क्या है? देखो, यह संभवतः विश्व के एकमात्र पत्रिका है जिसे दो अलग अलग देशों के राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम और आमार सोनार बांग्ला को प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। ये एकमात्र ऐसी उपलब्धि है, विशिष्ट उपलब्धि है कि ये विश्व की एकमात्र पत्रिका है। कौन? आनंद मठ जैसी पत्रिका विश्व की एकमात्र पत्रिका है जिसमें एक ही पत्रिका में दो देशों के कोई ना कोई गान मिलते हैं। एगो राष्ट्रीय गान मिलता है तो एगो राष्ट्रीय गीत मिलता है। राष्ट्रीय गान किसका? आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
भारत देश का, तो दूगो देश का एक ही मिल रहा है कि नहीं, एक ही। ये हम लोग को एकता को बताता है कि पहले हम लोग क्या थे, एक थे। इस किताब से हम लोग ये जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं ना कि भाई पहले देश जो था पहले ही से बटा हुआ नहीं था। तो बांटने वाला भी कौन था, अंग्रेज था, और इसको मिलाकर तोड़ने वाला भी कौन था, अंग्रेज ही था। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पत्रिका से हम लोग को अपना इतिहास जानने को मिलता है कि नहीं। अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, इन सब सारी पत्रिकाओं को नहीं पढ़ेंगे, तो कौन आएगा बोल देगा कि पहले से देश हमारा क्या था, अलग था। अरे भाई कैसे बोल सकते हो, 1872 का आनंद मठ पढ़ाएगा आपको? हाँ, 1901 का नौ बंग दर्शन पढ़ाएगा आपको? 1905 का एकदम झाड़ के रख देना वो लोग को। कैसे देश हम लोग का अलग था, देश एक था। आज भी हम लोग का बांग्लादेश क्या है, हमारा एक है। ठीक है। कैसे बोलते हो कि पाकिस्तान हमारा नहीं था, पाकिस्तान भी हमारा था, 1947 में अलग हुआ था। पाकिस्तान बोलता है कि हम लोग कभी भी भारत से अलग नहीं हुए। तो बेटा कहाँ से आए हो तुम, ऊपर से टपक पड़ेगा? हाँ, कि भेज दिया तुमको कोई? पता लो। ये लोग सोचता है ना कि हम लोग भारत देश के ना, हम लोग भारत देश से थोड़ी टूट के अलग होके आए हैं। हम लोग का अलादा से हम बनाए हैं देश, जैसे लगता है कि बाप की जागीर है कि बना दिए हैं अपने से देश। बेटा तुम्हारा जिधर पे सबसे ज्यादा तुम्हारा जनसंख्या थी मुस्लिमों की, तुम अपना देश लेके चले गए। ठीक है। फिर भी हम लोग का जम्मू कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ है। कभी पीओके ले लेता है, कभी अक्साई चीन, कभी सीपीईसी, बना बना के बेटा लोग अपने पे रह रहा है। अरे भाई तू जम्मू कश्मीर लेके करेगा क्या? अच्छा वो पाकिस्तान से एक बात पूछना है कि तुम जम्मू कश्मीर को लेके करोगे क्या? क्या वहां पे तुम हॉस्पिटल बना सकते हो, वहां पे स्कूल बना सकते हो, वहां पे यूनिवर्सिटी बना सकते हो, वहां पे रेलवे लाइन खोल सकते हो, वहां पे क्या तुम एयरपोर्ट खोल सकते हो, कुछ खोल सकते हो, कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। ठेंगा पैसा हिले नहीं है, तुम बेटा बात करता है ये सब खोलेंगे। तुम लेके एक्चुअली करेगा क्या? हम लोग के पास है तो हम लोग कुछ भी यूज करें। वो हम जैसे हम अपने घर में हम कैसो रहे, हाँ? नहीं, हम सीढ़ी पे ऐसे सुतल रहे हैं, चाहे कहीं पर भी चाहे कहीं पर भी, ठीक है कहीं पर भी रहे, तुमसे क्या मतलब है, तुमसे क्या मतलब है? हम अपने घर में जो मन तो करे, ठीक है। तुम्हारा क्या है? अब वो बेटा बोलता है कि नहीं, वहां के जो मुस्लिम हैं, मतलब भारत के जो मुस्लिम हैं वो खतरे में है। अरे बेटा यहाँ खतरे में कैसे हैं वो? आके तुम देखा है क्या यहाँ पर खुद? हाँ? खाली आतंकवादी को भेज भेज के बोलते हैं कि खतरे में है। तुम ही लोग की वजह से खतरे में है यहाँ पर। वो लोग को भी शक के नजरिए से देखा जाता है, जो अच्छे मुस्लिम है ना उन लोग को भी शक के नजरिए से देखा जाता है। आजकल देख लो, हर कोई ना, जैसे ऐसा लगता है ना कि दाढ़ी रखने वाला ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब उनके दाढ़ी में कुछ तिनका है। ठीक है, ऐसा है घोटाला करने वाला, सब कोई शक के नजरिए से। आपको बताए ना, इतनी खतरनाक कंट्रोवर्सी है हम लोग के उन लोग के वजह से यहाँ भारत देश में, कि जब देखना हिंदू का एक चेकिंग होगा और एक मुस्लिम का चेकिंग होगा, मुस्लिम का देखना खतरनाक चेकिंग होता है। ठीक है, विदेशों में बता रहे हैं हम, विदेशों में पाकिस्तानियों का ना एकदम खतरनाक चेकिंग होता है। ठीक है। तो उन लोग की वजह से ना कई सारे अच्छे मुस्लिम भी, भारतीय मुस्लिम भी एकदम मतलब अपने आप को नहीं सोच पा रहे कि भाई हम लोग उसके वजह से बदनाम हो जा रहे हैं। लेकिन आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है, आप लोग भारतीय मुसलमान हैं। मुस्लिमों को भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदुओं को डरने की जरूरत है, ना सिखों को, ना ईसाइयों को। ये भारत देश अपना है, सभी ने मिल के लड़ा था एक बार में। ठीक है। लेकिन जो नेता का बात सुनेगा वो समझ लेना कि वो गया। ठीक है, नेता का बात जो सुने, ताकि नेता इसी तरीके से वोट पाते हैं। ठीक है। 1942 में भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जब देश में अनपढ़ लोग रहेंगे, वही भेड़ बकरियों के साथ मिलकर वो जो नेता है उनका वोट बैंक बनेंगे। इसीलिए पढ़ाया नहीं जाता है स्कूलों में। ठीक है। और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी संस्था खुल के बैठी हुई है कहीं ना कहीं, जो क्या करते हैं, कई सारे फीस लेते हैं और फीस लेकर आपको पढ़ा देते हैं, और आप फीस दे के उधरी पे पढ़ लेते हो एकदम बढ़िया से। अब वो लूट लेता है पूरा पैसा, अब पढ़ो चाहे मत पढ़ो। समझ गए ना? ऐसे तो कई सारे देशवासी ऐसे वाले। अब मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि सर जी खाली पैसे लेते हैं, पढ़ाते कहाँ है? एगो पॉइंट पूछ देंगे तो नहीं आएगा। मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, समझ में आ रहा है? एगो पॉइंट पूछ देंगे तो मेरे से ज्यादा जानता है क्या? बेटा मेरे सामने ही जन्म लिया, अब बोल रहा है मेरे से ज्यादा जानता है? हाँ? है कोई कोई? ठीक है। तो जिनको विरोध करना है करने दीजिए, जब समय आएगा तो हमारा वक्त भी और हमारा समय भी हमारा होगा।
और हमारा डंटा भी हमारा ही होगा, है ना। और वो डंटा जब बजाएंगे किसी के ऊपर, तब टकलू किसी का ना किसी का फूटेगा। ठीक है। तो है कई सारे लोग, टीचर लोग, और कई सारे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझते हैं। वो कंट्रोवर्सी चला रहे हैं मेरे ऊपर कि सर को पढ़ाने का आता है, ठीक है, खाली पैसा लेने आता है। मेरे पास आओ, पढ़ो, हम तुम्हारा रिजल्ट निकलवा देंगे, पढ़ा देंगे। एगो पॉइंट पूछ देंगे तो आएगा नहीं। हम बोले हम एगो पॉइंट पूछ देंगे तो तुमको क्या आएगा? हो जाए एक बार शास्त्रार्थ, हो जाए, मारेंगे एकदम लाइपेज माइलेज ट्रिप्सिन। बताता ही क्या है, बोल तो, ठीक है। बोल याजू क्या है, बताओ। हाँ, बताओ याजू क्या है, बताओ नदी वेदिका क्या है, नदी की गहराई कितनी है, बताओ कृष्णा नदी कहाँ बहती है, बता दो। क्या गोदावरी नदी का लंबाई कितना है, बताओ तो। 5 गो नदियों का नाम बताओ तो भारत का, भारत के 5 गो लंबी लंबी बड़ी बड़ी नदियों का नाम बताओ। ठीक है ना, हो जाएगा खत्म। ठीक है। बताओ तो सत्तार बस्तर किसका लिखा हुआ है, बताओ तो झीवने झाड़ा पाता किसका लिखा हुआ है, क्या उसमें बताया गया है। हो जाएगा खत्म इधर। ठीक है। अब पॉइंट वाइज पढ़ाने चले हैं हमको, पॉइंट नहीं बताने आता है, ये नहीं है वो नहीं है ना। चल रहा है ना कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर, ये लोग जानता है कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी। वो तो पकड़ेंगे जिस दिन ना, पकड़ के ना खींच के लेके आएंगे। और उनको ऐसे जवाब नहीं देंगे, वो ऐसे जवाब नहीं, उनको रिजल्ट से जवाब मिलेगा। रिजल्ट जब आएगा ना, तब जवाब मिलेगा, ऐसे नहीं। ठीक है। आप भी लोग लेकिन कंट्रोवर्सी से बचिए, ठीक है। कोई टीचर कुछ भी बोले, देखो हम तो बोलते हैं कि सारे टीचर सही पढ़ाते हैं, सारे सारे टीचर ही अपने अपने एबिलिटी के अनुसार पढ़ाते हैं, अपना अपना जैसा है उनका वो हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन किसी किसी का पढ़ाई अच्छा लगता है, किसी का अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या आप दूसरे टीचर को गलत बताइएगा? इसका मतलब क्या दूसरे टीचर को नीचा दिखाइएगा? ऐसा नहीं है भाई, सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन सबका अपना पढ़ाना पढ़ाने का तरीका है, उस हिसाब से पढ़ाइए। आप आपका तरीका अच्छा लग रहा था, आपके पास बच्चे आएंगे। नहीं अच्छा लग रहा तो काहे आएंगे, काहे मतलब का पैसा देंगे आपके ऊपर, काहे फेंकेंगे। ठीक है। कई सारे टीचर ऐसा कहते हैं ना कि हम बोर्ड ले लिए तो जिसके वजह से बच्चे आए हैं। नहीं रे भाई, हम बोर्ड से पहले भी मेरे पास 400 500 200 बच्चे थे हमारे पास, ये बोर्ड से पहले ही से थे। नहीं समझ में आ रहा है कि बोर्ड लेने से पहले ही से मेरे पास बच्चे थे। ठीक है। अभी तो ऑनलाइन हो गया तो अभी तो कोई गिनती ही नहीं है। अभी ऑनलाइन में कोई गिनती ही नहीं है, तो अब हम उसको क्या बोले। ठीक है। तो ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे धरती पर उड़ने वाले पंछियों से मुंह नहीं लड़ा करते हैं। ठीक है, इसी में याद रखना। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए, ये यहाँ तक आप लोग का बंग दर्शन रहा। इसके बाद थोड़ा सा और बच गया ना, देखो तो कितना पेज बच गया बाबू, थोड़ा सा और बच गया इसमें। 9 बंग दर्शन भी पढ़ा दिए, इसमें गीतांजलि वगैरह बता दी आपको, मजुमदार एजेंसी बंगाल का प्रभुत्व ये भी बता दिए। थोड़ा सा ये वाला देख लेना, चंद्रशेखर रजनी, ये भी तो बता दिए, विल वगैरह। इंदिरा का प्रकाशित हुआ था 1874, ये पेज पूरा करा दिए इसमें। इसमें नोट्स में पूरा है, शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है, यही तो होता है। ठीक है। पॉइजन ट्री समझ में आ गया? पॉइजन ट्री किसके द्वारा लिखित है? पॉइजन ट्री, अरे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन काजोले चोखेरबाली, चोखेरबाली किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चोखेरबाली। और अमर सोनार बांग्ला गीतांजलि। लेकिन 70 बस्तर विपिन चंद्रपाल, 70 बस्तर जीवने झड़ा पता, पिता का पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू, किसको लिखा था? कितने पन्नों का संग्रह? 30 पन्नों का संग्रह। जन्म कब हुआ था? हो गया 1858, 108। लोग भूल जाता है ना, इसीलिए कंट्रोवर्सी चलते रहता है। कहाँ पढ़ाता है रे, ऐसे बोलता है सब। जवाहरलाल नेहरू पिता का पत्र पुत्री के नाम, जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को, 89 90 89। और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु। कहाँ पर? दिल्ली में। और ये लगा पर इलाहाबाद में, याद रहेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित कब? 1946। और लिखा कब गया था? 1942 से 1945, याद रहेगा।
जीवनेर झाड़ापाता, 17 विपिन चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जीवन स्मृति, रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन कब मर जाते हैं 40, ठीक है ठीक है। देहांत कब हो जाता है 1900, याद रहेगा ना बाबू। सरला देवी चौधरानी का फोटो भी लगा दिए, इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, बंगाल विभाजन 1905 किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। राखी का त्योहार रविन्द्रनाथ टैगोर ने चालू किया था, जिसकी वजह से बंगाल विभाजन रद्द हो जाए और मतलब कि बंगाल विभाजन ना हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।